वेलकम टू स्टडी विद सैफ। आज एक और एग्जांपल हम देखेंगे सिंप्लेक्स मेथड का और उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन गिवन है, निकी होल्ड्स 2 पार्ट टाइम जॉब 1 एंड जॉब 2। शी नेवर वांट्स टू वर्क मोर देन अ टोटल ऑफ 12 hours a week. She has determined that for every hour she worked at job 1, she needs 2 hours of preparation time, and for every hour she works at job 2, she needs 1 hour of preparation time, and she cannot spend more than 16 hours for preparation. If she makes $40 an hour at job 1 and $30 an hour at job 2, how many hours should she work per week at each job to maximize her income? तो इसका सोल्यूशन हमने फाइंड करना है यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। तो आप देखिए, सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए हैं, x1 और x2। x1 जो है द नंबर ऑफ आवर्स पर वीक निकी विल वर्क एट जॉब 1, एंड x2 इज़ द नंबर ऑफ आवर्स पर वीक निकी विल वर्क एट जॉब 2। तो अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमने इस क्वेश्चन में से ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसको निकालना है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखें, उसमें आपके पास स्ट्रेट अवे ये पता है कि उसके पास दो जॉब्स हैं, x1 और x2, और इसके प्रॉफिट को हमने मैक्सिमाइज करना है, इसको हमने देखना है। और ये भी हमें पता है कि जॉब 1 में उसको $40 मिलते हैं हर एक घंटे के, और जॉब 2 पे उसको $30 मिलते हैं पर आवर के हिसाब से। तो अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर इसका लिखें, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेट सपोज मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो P इक्वल्स टू, चूँकि $40 इसको मिलते हैं जॉब 1 के, तो 40x1, और $30 इसको मिलते हैं पर आवर जॉब 2 पे, दैट मीन्स 30x2। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, हमने इसको मैक्सिमाइज करना है। लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट्स भी गिवन है, और वो कंस्ट्रेंट क्वेश्चन में गिवन है। देखें, क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे लिखा हुआ है कि जो प्रिपरेशन टाइम है वो 12 घंटों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोनों जॉब्स के लिए जो प्रिपरेशन टाइम है वो 12 घंटे ही है, 12 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स हमारे पास एक कंस्ट्रेंट जो आएगा वो आएगा x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 12। ये हमारे पास एक कंस्ट्रेंट होगा। इसके अलावा दूसरा कंस्ट्रेंट भी गिवन है। आप देखें, वहाँ पर लिखा हुआ है शी नीड्स 2 hours ऑफ प्रिपरेशन टाइम फॉर जॉब 1 एंड 1 hour फॉर जॉब 2। तो आप देखिए, आपको ये कंस्ट्रेंट भी इधर लिखना है। दूसरा कंस्ट्रेंट आपके पास है कि 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 16। ठीक है जी, कि वो टोटल 16 आवर्स से ज़्यादा का टाइम स्पेंड नहीं कर सकती पर वीक प्रिपरेशन के लिए। तो एक कंस्ट्रेंट आपके पास ये भी होगा, और एक आपके पास नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट होगा, जिसको हम कहते हैं कि जी x1 और x2 ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपके पास होंगे। तो अब आपने क्या करना है, सिंप्लेक्स मेथड का पहला स्टेप ये है कि आपने इस लेस देन इक्वल टू इन साइंस को कन्वर्ट करना है इक्वल साइन के अंदर बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल। तो देखिए, ये जो पहला कंस्ट्रेंट है ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस एक स्लैक वेरिएबल s1 मैंने इंट्रोड्यूस किया, और ये अब इक्वल टू हो जाएगा 12 के। इसी तरह ये जो कंस्ट्रेंट आपके पास गिवन है ये आपके पास बन जाएगा 2x1 प्लस x2 प्लस s2 इक्वल्स टू 16। तो आपने दोनों इनइक्वलिटीज़ को कन्वर्ट कर दिया है इक्वलिटी के अंदर यूजिंग दी स्लैक वेरिएबल्स। जो नेक्स्ट स्टेप है, अब आपने एक सिंपल टेबल क्रिएट करना है। तो देखिए, इस तरह का आपके पास एक सिंपल टेबल आपने क्रिएट करना है। मेरे पास जितने वेरिएबल्स इसके अंदर यूज़ हुए हैं x1, x2, s1, s2 और p। तो अब देखें, ये कॉलम मेरे पास x1 का हो जाएगा, ये कॉलम x2, दिस इज़ s1
S2 और ये मेरे पास P का कॉलम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बेसिक वेरिएबल्स लिखने हैं, वो अभी थोड़ी देर बाद जब ये टेबल फिल हो जाएगा यहाँ पर फिर बेसिक वेरिएबल्स लिखेंगे। अब x1 की वैल्यू क्या है, देखिए x1 का कोफिशिएंट आपके पास 1 है, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 1। x2 का कोफिशिएंट आपके पास क्या है 1, तो ये भी आएगा 1। s1 का कोफिशिएंट आपके पास 1 है, ये भी 1। अब s2 इसमें है नहीं तो वो 0, p भी इसमें है नहीं तो वो भी 0, और इसकी वैल्यू क्या है 12, तो हम यहाँ इसके साथ लिखेंगे 12। इसी तरह सेकंड जो है, इधर देखिए x1 का कोफिशिएंट 2 है तो ये 2 आ जाएगा, x2 का कोफिशिएंट 1, S2 का कोफिशिएंट 1, S1 नहीं है वो भी 0, P नहीं है वो भी 0, एंड दिस इज 16। लास्ट जो होगा ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो हमने यहाँ पर लिखा था, लेकिन इसको यहाँ पर लिखने से पहले आपने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इक्वेट करना है 0 के बराबर। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपने 0 के बराबर लेकर आना है। तो ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं इनको इक्वलिटी के इस साइड पर शिफ्ट कर दें तो इस साइड पर आपके पास 0 रह जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -40x1 -30x2 और प्लस p इक्वल टू 0। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका 0 के इक्वेट हो गया। अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन से आपने इस रो में वैल्यू फिल करनी है। दिस इज -40, ये आ जाएगा -30, S1 और S2 इसमें है नहीं तो वो दोनों 0 हो जाएंगे। P इसमें, P का कोफिशिएंट आपके पास 1 है और इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। अब आपने बेसिक वेरिएबल्स लिखने हैं, तो बेसिक वेरिएबल्स आपके पास वो वेरिएबल्स होंगे, इन्हीं में से कोई वेरिएबल होगा, लेकिन वो वेरिएबल होगा जिसके कॉलम में आपके पास सिर्फ एक 1 और बाकी वैल्यूज़ 0 मौजूद हों। देखिए इसमें एक 1 है लेकिन बाकी 0 नहीं है, तो ये बेसिक वेरिएबल नहीं हो सकता। इसी तरह x2 में 1 तो मौजूद है लेकिन बाकी 0 नहीं है, तो ये भी बेसिक नहीं हो सकता। S1 में एक 1 है और बाकी 2 0 हैं, दैट मीन्स आपका S1 वेरिएबल यहाँ पर आएगा। इसी तरह S2 में भी एक 1 है बाकी 0 है, तो S2 यहाँ पर आएगा। और P में भी अब देखें 2 0 हैं और एक 1 है, तो P आपका यहाँ पर आएगा। तो इस तरह आपने इनिशियल का जो टेबल है अब आप उसको आपने फिल करना है। अब आपका काम क्या है, अब आपने इसमें से पिवट कॉलम को आइडेंटिफाई करना है। पिवट कॉलम वो कॉलम जो लास्ट जो रो है इस टेबल में, इसमें जो मोस्ट नेगेटिव नंबर होगा और वो जिस भी कॉलम में होगा वो आपके पास पिवट कॉलम कहलाएगा। तो देखिए -40 भी है, -30 भी है, बट मोस्ट नेगेटिव इज़ -40। तो ये -40 वाला कॉलम जो है, ये जो कॉलम है, ये कॉलम आपके पास पिवट कॉलम होगा। ठीक है, इसके बाद अब आपने पिवट रो को आइडेंटिफाई करना है। तो पिवट रो कैसे कैलकुलेट करोगे, अब देखें इस 12 को डिवाइड करो इस पिवट कॉलम के अगेंस्ट इस रो में जो वैल्यू है, दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 1। तो अगर आप 12 डिवाइडेड बाय 1 करते हैं तो इससे आपके पास आता है 12। इसी तरह इस 16 को डिवाइड करोगे इस 2 पे, 16 डिवाइडेड बाय 2, इससे आ जाएगा आपके पास 8। तो इन दोनों में से मिनिमम आपके पास इस रो में है, 8 में है। ठीक है, तो ये जो रो होगी ये आपकी पिवट रो कहलाएगी। अब आपने क्या करना है कि पिवट कॉलम और पिवट रो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं वो आपके पास पिवट वैल्यू कहलाती है। ये आपके पास कॉलम है और ये आपके पास रो है, तो ये इंटरसेक्शन इस पॉइंट पर हो रहा है, तो ये 2 जो है ये आपके पास पिवट वैल्यू कहलाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस पिवट वैल्यू को आपने 1 के बराबर लेकर आना है। तो 1 के बराबर कैसे आएगा, अगर मैं इसी रो को, ये जो S2 वाला रो है, इस पूरे को 2 पे डिवाइड कर दूं, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो चेंजेस हमने सिर्फ इस रो में करनी है, बाकी ये रो और ये रो एज इट इज़ रहेगा, ये वैल्यूज़ चेंज नहीं होगी। तो अब देखें चेंजेस सिर्फ इस रो में होनी है। ठीक है, बाकी दो रोज़ की वैल्यूज़ मैंने एज इट इज़ लिख दी हैं। अब यहाँ पे 1 कैसे आएगा, अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड करूँ तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1, और ये 1/2 बन जाएगा, ये 0, 1/2 0, और ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8। तो अगर यही वैल्यूज़ मैं इधर लिख दूँ कि ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1, ये वैल्यू मेरे पास रहेगी 1/2,
ये वैल्यू होगी 0, दिस विल बिकम 1/2, ये 0 आ जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू 16 है तो 16 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 8, तो ये वैल्यू मेरे पास 8 आएगी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया कि मैं यहाँ पे 1 लेकर आना चाहता था, वो 1 आ गया है। और वो 1 कैसे आया, आपने क्या कैलकुलेशन की है, आपने चेंजेस की हैं रो 2 के अंदर, और रो 2 में ही आपने चेंजेस को सेव किया। क्या चेंजेस की थी, आपने रो 2 को डिवाइड किया था 2 पे। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमने क्या करना है, इस वैल्यू को जिसको हमने 1 किया है, इसी के बाकी कॉलम के बाकी तमाम वैल्यूज़ को हमने ज़ीरो करना है। इस 1 को भी ज़ीरो करना है और इस 1 को भी आपने ज़ीरो करना है। तो इनिशियली हमने इसको ज़ीरो करना है, तो इस टेबल में चेंजेस सिर्फ इस रो में आएंगी। ये दो बाकी रोज़ जो हैं ये अपनी जगह पर एज इट इज़ मौजूद रहेंगे। तो दैट मीन्स ये मेरे पास x1 रहेगा, x2 होगा, s1 s2 और ये p अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये मेरे पास s1 ही होगा, s2 और ये p का रो होगा। ये वैल्यू मेरे पास 1 -40 1/2 -30, ये दोनों ज़ीरो होंगे, 1/2 ज़ीरो 0 और 1, और ये वैल्यू मेरे पास 8 है और ये 0 है। अब इधर मैंने 1 लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो रो 2 है जो मेरे पास पिवट रो है, इस पिवट रो के साथ अगर मैं -1 मल्टीप्लाई कर दूँ, उससे जो रिज़ल्ट आ जाए उस रिज़ल्ट को मैं प्लस कर दूँ इस रो 1 के साथ। तो देखिए, अगर मैं इसके साथ -1 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -1 प्लस 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0। इसके साथ -1 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा -1/2, -1/2 प्लस 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2। इसके साथ अगर -1 मल्टीप्लाई करूँगा तो 0, 0 प्लस 1 इज़ 1, -1/2 प्लस 0, तो ये आ जाएगा -1/2, 0, तो ये तो ऑलरेडी 0 आ जाएगा। और ये वैल्यू अगर मैं इसके साथ -1 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाए -1 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा -8, -8 प्लस 12, तो ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 4। तो मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया कि मैं यहाँ पर 0 को लेकर आना चाहता था, वो 0 भी मेरे पास आ गया है। वो 0 मैं कैसे लेकर आया हूँ, मैंने R1 के अंदर चेंजेस को किया है, और चेंजेस किया है कि मैंने माइनस साइन जो है वो मल्टीप्लाई किया R2 के साथ, उससे जो रिज़ल्ट आया उसके साथ मैंने रो 1 के वैल्यूज़ को ऐड किया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, ये जो वैल्यू बची है -40, अब इसको भी 0 के बराबर लेकर आना है। तो ये मैं 0 के बराबर कैसे लेके आ सकता हूँ कि इधर वैल्यू मेरे पास 1 है और ये मेरे पास पिवट रो है। इस पिवट रो के साथ अगर मैं 40 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ 40 मल्टीप्लाई बाय 1 से आ जाएगा 40, और उसको ऐड कर दूँ इस रो के साथ तो +40 -40, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0। चेंजेस मैंने सिर्फ रो 3 के अंदर करनी है। तो देखें, अगर मैं सिर्फ रो 3 के अंदर चेंजेस को करता हूँ, और चेंजेस क्या करता हूँ कि मैं -40 मल्टीप्लाई कर देता हूँ रो 2 के साथ और उसको ऐड कर दूँ रो 3 के साथ, तो मेरे पास 0 आ जाएगा। तो ये देखें, ये x1 x2 s1 s2 और p, यहाँ पर s1 s2 और p ये अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेंगे। चेंजेस सिर्फ लास्ट रो में होनी है, तो ऊपर की जो 2 रोज़ हैं उनको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ क्योंकि उनमें कोई चेंज नहीं आना। तो चेंजेस सिर्फ इस लास्ट रो में आई, इधर चेंजेस आ रही हैं। तो देखिए, -40 अगर +40 अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये +40 मल्टीप्लाई बाय 1 40, 40 -40 इज़ 0। 40 इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 20, 20 -30 तो ये आ जाएगा -10। ये दोनों 0 हैं तो ये भी मेरे पास वैल्यू 0 आ जाएगा। यहाँ 40 मल्टीप्लाई करूँगा तो 20, 20 + 0 इज़ 20। यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 0, 0 + 1 इज़ 1। यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा
तो और उसके बाद इसके साथ प्लस करूँगा, 8 के साथ 40 मल्टीप्लाई करूँगा तो 320, 320 प्लस 0 इज़ 320, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 320। तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया कि आपने इस जगह पर इस कॉलम में आप ज़ीरो लेकर आ गए हो। तो अब देखो इस कॉलम में सिर्फ एक ज़ीरो, दो ज़ीरोज़ हैं और सिर्फ एक 1 है। तो अब आपने इन बेसिक वेरिएबल्स को अपडेट करना है। इनमें से एक लिविंग वेरिएबल बन जाएगा और दूसरा कोई और वेरिएबल इनमें से आपके पास एंटरिंग वेरिएबल बन जाएगा। तो अब देखें इनमें से कौन सा आपके पास लिविंग वेरिएबल होगा। अब आप चेक करें इन कॉलम्स को दोबारा, ये वही 1 0 0, इसमें स्टिल वही वैल्यूज़ हैं, दैट मीन्स S1 अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। S2 में अब वैल्यू 1 और 0 के अलावा बाकी आ गई हैं, तो S2 यहाँ से चेंज हो जाएगा और उसकी जगह पे X1 का कॉलम आ जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 और 0 है। P चेंज नहीं होगा क्योंकि वो स्टिल वही है। तो यहाँ पे S2 आपका लिविंग वेरिएबल बन जाएगा और X1 आपका एंटरिंग वेरिएबल बन जाएगा। तो अब आप देखिए मैंने यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स को अपडेट कर दिया है। अब S2 मेरा लिविंग वेरिएबल यहाँ पे बन गया और X1 मेरा एंटरिंग वेरिएबल बन गया। S2 की जगह मैंने X1 लिख दिया। यहाँ तक पहुँच के आपका सिंप्लेक्स मेथड का आइट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपने चेक करना है कि जो लास्ट रो है इसमें आपके पास कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं है। अगर नेगेटिव नंबर नहीं है तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहीं तक अचीव हो गया है। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर मौजूद है तो आपको सिंप्लेक्स मेथड की यही तमाम स्टेप्स दोबारा परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक ही वैल्यू बची है, नेगेटिव वैल्यू विच इज़ -10। तो मुझे नेक्स्ट यही सारे ऑपरेशंस आप दोबारा करने पड़ेंगे। तो मुझे पहले पिवट कॉलम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पिवट कॉलम चूँकि सिर्फ इसी में एक ही नेगेटिव वैल्यू है तो यही कॉलम मेरे पास पिवट कॉलम होगा। अब पिवट रो कैलकुलेट करूँगा तो अगर इस 4 को आप 1/2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, आपके पास वैल्यू आएगी 8। ठीक है, इसी तरह आप 8 को डिवाइड करोगे 1/2 पे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ये आपके पास आ जाएगी 16। तो आपके पास इधर से वैल्यू जो आ रही है दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाय 1/2, इससे आपके पास वैल्यू क्या आएगी 8। और ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 8 डिवाइडेड बाय 1/2, इससे वैल्यू आ रही है 16। तो मिनिमम वैल्यू इज़ 8। तो ये जो फर्स्ट रो है ये आपके पास पिवट रो कहलाएगी। तो पिवट कॉलम ये है, पिवट रो ये है, तो ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको हम कहते हैं पिवट वैल्यू। अब आपने क्या करना है, इस पिवट वैल्यू को आपने 1 के बराबर लेकर आना है। तो 1 के बराबर हम पिवट वैल्यू को कैसे लेकर आ सकते हैं, अगर मैं इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरे रो के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो यहाँ मेरे पास 1 आ जाएगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने रो 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो अगर आप इस रो के साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0, इससे 0 आ जाएगा। इससे 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इससे आ जाएगा 1। यहाँ पे वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। यहाँ पे वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1। यहाँ पे वैल्यू होगी 0 और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ तो ये बन जाएगा 8। तो चेंजेस सिर्फ इस रो में होनी है, बाकी 2 रोज़ जो हैं एज इट इज़ हैं। तो आप देखिए मैंने बाकी 2 रोज़ जो हैं एज इट इज़ लिख दी हैं और इस रो की मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0, ये वैल्यू आ जाएगी 1, दिस विल बिकम्स 2 और ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू -1, दिस विल बिकम 0 और ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8। तो मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। मैं यहाँ पे 1 लेकर आना चाहता था, अब यहाँ पे 1 आ गया है। यही मेरे पास पिवट कॉलम है। ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, इसको 0 के बराबर लेकर आना है। ये जो सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, इस सेल में मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए 0 और यहाँ पे अब वैल्यू मौजूद है 1/2। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं रो 1 के साथ -1/2 मल्टीप्लाई कर दूँ और उसको फिर ऐड कर दूँ इसके साथ, तो यहाँ मेरे पास 0 आ जाएगा। देखें अगर मैं चेंजेस मैंने करनी है रो 2 के अंदर, और चेंजेस मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं -1/2 मल्टीप्लाई कर दूँ रो 1 के साथ
और उसके साथ मैं रिज़ल्ट ऐड कर दूँ रो 2 में, तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो चेंजेस जो हैं वो सिर्फ सेकंड रो में आएगी, बाकी दो रोज जो हैं वो एज इट इज़ आपने लिखने हैं। तो देखो ये 0 1 2 -1 0 और 8 ये अपनी जगह पर रहेगा। ये 0 -10 0 21 और 320 अपनी जगह पर रहेगा। ये मेरे पास S1 है, ये X1 है और ये P है। तो अगर मैं -1/2 मल्टीप्लाई करता हूँ इस 0 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 0 0 प्लस R2 में क्या पड़ा हुआ है 1, तो 0 + 1 इज़ 1, तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ अगर मैं -1/2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा -1/2 + 1/2, तो ये आ जाएगा 0। इसी तरह ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1 और ये 1, ये 0 आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 4। तो मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया, जो मैं अचीव करना चाहता था कि मेरे पास यहाँ पर 0 आ जाए, तो मैं यहाँ पर 0 को लेकर आ गया हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस -10 की जगह पर 0 को लेकर आना है। तो सेम वही तरीका है कि पिवट रो को यहाँ चूँकि 1 है, इस 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो रिज़ल्ट आ जाए उसको इसके साथ ऐड कर दो, तो यहाँ आपके पास 0 आ जाएगा। तो देखिए आपने करना क्या है, आपने चेंजेस करनी है R3 के अंदर, और क्या चेंजेस करनी है, 10 मल्टीप्लाई करना है R1 के साथ और फिर आपने उसको ऐड करना है रो 3 के साथ। तो चेंजेस सिर्फ रो 3 के अंदर आएंगी। तो ये X1 X2 S1 S2, ये बेसिक वेरिएबल S1 X1 और P, चेंजेस सिर्फ थर्ड रो में होनी है। तो इसको पहली जो दो रोज हैं इनको आप एज इट इज़ ऊपर वाली टेबल से वैल्यूज़ को लिख दें। दिस इज़ 1 0 -1 1 0 और 4। अब फर्स्ट रो के साथ अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 × 0 इज़ 0 0 + 0, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरह अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो के साथ तो ये आ जाएगा 10 10 - 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 10 × 2 इज़ 20 20 + 0 इज़ 20, तो ये वैल्यू आपके पास होगी 20। इसी तरह 10 को मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे तो ये आ जाएगा -10 -10 + 20, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10। ये 0 + 1 इज़ 1। यहाँ आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे 80 80 + 320, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 400। तो आपका ये ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया कि आपने क्या किया, आपको यहाँ पे 0 चाहिए था तो आप यहाँ पर 0 को लेकर आ गए हो। अब आपने दोबारा बेसिक वेरिएबल्स को अपडेट करना है। तो आप देखें अब आपके पास S1 का जो कॉलम है उसमें भी 1 और 0 नहीं है, तो S1 आपका लीविंग वेरिएबल हो जाएगा। उसकी जगह पे कौन सा वेरिएबल आएगा, उसकी जगह पर X2 का वेरिएबल इंटर करेगा। X1 तो अपनी जगह पर एज इट इज़ मौजूद है, तो S1 की जगह आपके पास वेरिएबल कौन सा आएगा, X2। तो आप देखें अगर आप इसी टेबल को यहाँ पे दोबारा बनाएंगे तो अब यहाँ पे S1 के बजाय आपके पास वेरिएबल होगा X2, X1 अपनी जगह पर होगा, P अपनी जगह पर, और बाकी टेबल में कोई फ़र्क नहीं आना। बाकी जो टेबल है वो आपने एज इट इज़ ही फिल करना है। जब आपने बेसिक वेरिएबल्स को अपडेट कर दिया तो अब आपको दोबारा चेक करना है कि आपके पास जो लास्ट रो है इसमें कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं है। अगर कोई नेगेटिव नंबर होगा तो आपको ये तमाम आइट्रेशंस दोबारा परफॉर्म करने पड़ेंगे। लेकिन अब देखें हमारे पास यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, दैट मीन्स हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन अचीव हो गया है और हमारे पास एक जो प्रॉब्लम था ओरिजिनल प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन अब इस टेबल के अंदर मौजूद है। अब सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था जहाँ से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने p के साथ रिप्रेजेंट किया था, ठीक है जी। यहाँ हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा था
P इक्वल्स टू 40x1 प्लस 40x2, तो हमने इसको मैक्सिमाइज़ करना था। तो इस P की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, दैट इज़ 400। दैट मीन्स कि मेरे मैक्सिमम कितना इनकम निकी जनरेट कर सकती है, दैट इज़ $400। लेकिन किस केस में, जब x1 की वैल्यू आपके पास क्या हो, 4, जब x1 इक्वल्स टू 4 होगा और x2 इक्वल्स टू 8 होगा, तो x2 की वैल्यू जब 8 होगी तब वो 400 प्रॉफिट जनरेट कर सकती हैं। अब इन वैल्यूज़ को आपने, इन जो कंस्ट्रेंट्स आपने लिखे थे शुरू में, इस पर भी आपने इनको चेक करना है कि क्या ये कंस्ट्रेंट्स भी सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो अब देखिए, सबसे पहला काम आप ये करें, ये जो कंस्ट्रेंट है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 12, इसमें आप x1 और x2 की वैल्यू पुट कर दें। x1 जो आपने सोल्यूशन में डिराइव किया दैट इज़ 4 और x2 आपके पास है 8, तो इधर आप वही वैल्यूज पुट करो। दैट मीन्स 4 प्लस 8 विच इज़ 12 विच इज़ इक्वल टू 12, तो ये कंडीशन भी आपके पास सेटिस्फाई हो रही है। इधर आप पुट कर दें 2x1, दैट मीन्स 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 8 इज़ 16, तो ये भी लेस देन इक्वल टू 16 है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। x1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू आपके पास 8 है, ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो रही है। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, ये x1 की जगह आप 4 पुट कर दो और x2 की जगह आप 8 पुट कर दो। आप अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे और इनको ऐड अप करोगे तो इसका रिज़ल्ट आपके पास 400 ही आएगा, जो कि हमने यहाँ भी कैलकुलेट किया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो निकी जॉब कर रही है, दो, जॉब 1 और जॉब 2, वो मैक्सिमम $400 इनकम जनरेट कर सकती है अगर वो जॉब 1 के लिए 4 घंटे की यूटिलाइज़ करे और जॉब 2 के लिए 8 घंटे यूटिलाइज़ करे, तो वो मैक्सिमम 400 इनकम जनरेट कर सकती हैं। यही तरीका है सिंप्लेक्स मेथड का। आपको सिंप्लेक्स मेथड की जितने भी प्रॉब्लम्स मिलेंगे, आपने उनको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। आई होप इस एग्जांपल से आपको सिंप्लेक्स मेथड का समझ आ गया होगा। थैंक यू।